आप चैट बॉक्स में आपका नाम टाइप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी इस ऐप पर जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका सेटिंग कर लिया है, अ, जिसके जिससे आपका अटेंडेंस ऑलरेडी मार्क हो जाए इसमें। तो हर बार मैं जैसे ही रिपोर्ट निकलता हूँ, आप सभी की अटेंडेंस मुझे मिल जाती है। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपका बहुत अच्छे से बीते, आप हेल्थ आपका अच्छी रहे, आपको पर्सनल टाइम मिले, फैमिली के लिए भी टाइम मिले, और आपका जो भी फ्यूचर हो अच्छी तरीके से यहाँ पर प्लान हो, और उसी तरीके से आप एग्जीक्यूट भी करो उस डायरेक्शन में। तो अगेन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जैसे ही हैप्पी न्यू ऑलमोस्ट ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो जैसे हम सभी को पता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी दो हार्ड सब्जेक्ट थे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ही सबसे हार्ड रहता है वो, तो अच्छी तरीके से आपको एग्जाम गया है। कुछ लोगों का इमरजेंसी की वजह से वो आ नहीं पाए, तो वो आप सेकंड सेमेस्टर में एक साथ ही दे सकते हो, मतलब आपका भी कुछ ज्यादा लॉस नहीं होगा वहां पर। तो दोनों एग्जाम आपको वहां बस देना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप प्लीज शेयर कीजिए, जो भी है आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा एग्जाम वगैरह। आज का दिन हम कोई लेक्चर वगैरह नहीं रखने वाले हैं, आज बस हम डिस्कस ही करेंगे एक दूसरे के साथ, बाकी कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है। तो जो भी है आप प्लीज शेयर कीजिए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, नासिक कैसा लगा आपको, कॉलेज कैसा लगा, जो भी है आज आप खुलकर बात कर सकते हो फ्रेंड्स। जो भी है प्लीज रेज योर हैंड और अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हो अपने क्लास के साथ, जो भी आपका आपका एक्सपीरियंस रहा है। हेलो। यस, गुड बोलिए। इवनिंग सर, प्रिंस कुमार सिंह बोल। यस यस, बोलिए। सर प्रिंस जी बोलिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा सर, सपोर्टिव। मतलब कॉलेज की तरफ से, टीम की तरफ से, आपसे जैसे जोशी मैम थे, टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट। और ओके। सबसे जरूरी हम सारे स्टूडेंट्स के लिए ये था कि हमारा एग्जाम कैसा जाएगा अच्छा, यस। के मन में। तो उस चीज़ को लेकर सर आपका कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा, और आपका ठीक। सपोर्ट के लिए थैंक यू सर। यस, वेलकम। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सीखा है, कॉलेज से लेक्चर से आपको क्या मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है, जो भी है आप वो भी कह सकते हो उसके बारे में। सर पेपर वन तो थोड़ा सा ये था कि हम्म ये मतलब हम लोगों को कुछ सपोर्ट लेना पड़ा। बट हम्म। पेपर टू जो था हमारा, उसमें मुझे लग रहा कि 90% से ज्यादा ही जो आपने सिलेबस कवर किया था उसमें से ही था सर। ओके। तो वो हमारे लिए अच्छा था। यस। और कोई कुछ कहना चाहेगा उसके बारे में। हाय सर, सर गुड इवनिंग। सुखविंदर सिंह। गुड इवनिंग सर। सुख जी, सुखविंदर जी बोलिए। अ, सर काफी अच्छा लगा हमें। पहली बार मैं तो नासिक गया था, और ओके। कॉलेज का एनवायरनमेंट और वहाँ का आसपास का जो कंडीशन था बहुत शांत था, बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो पॉल्यूशन बहुत था, लेकिन वहाँ साफ सुथरा और शांत माहौल काफी अच्छा था। कॉलेज का जो कल्चर था वो भी बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। मनसुख जी बोलिए। जी सर, जैसे अभी प्रिंस भाई ने बोला वैसे ही हम्म सेम बोलेगा मैं। आपका सपोर्ट जैसे पेपर के, लेकिन खास ये हमें एक था कि हम वहां पहुंचेंगे, रहना खाना पीना जो बड़ा प्रॉब्लम, मतलब बड़ा टेंशन था कि वहां जाके कैसे सेट करेंगे। तो ये जो हॉस्टल का भी जो साथ में फैसिलिटी है, और हम्म। मतलब एक जो दाम है ना एकदम सही है, मतलब कोई भी आए तो उसके लिए ये नहीं है कि ज्यादा है। तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। वेलकम। ओके, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो भी पढ़ा है आपको, मैं जब जब भी बोलता हूँ कि ये 100% आएगा एग्जाम में, ये 1000% आएगा, या फिर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आप करके रखिए, तो उसमें से ही देखोगे आप, तो जिस टॉपिक पर मैंने फोर्स दिया है, जिस क्वेश्चन पर मैंने फोर्स दिया है, बहुत सारे वही आए हैं। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन भी देखोगे तो आपको वहां पर नजर आएगा। बहुत सारे लोगों ने बार बार वीडियो देखे, तो आप जब भी मैं बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट है, ये भूलना मत, ये करना, तो वो आप टॉपिक वहां पर प्रिपेयर किया था, और आपने बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ी, असिस्टेंट वो अपने आप से ही पेपर दे रहे थे, तो ये बहुत अच्छी बात थी आप में सब में। जी प्रिंस जी बोलिए। एक चीज और सर थोड़ा सा लगा कि एग्जाम देने से पहले लग रहा था कि सबका जैसे क्वेश्चन होता है ना, एक ही जैसा हाँ आएगा। हाँ। बट उस समय हमने देखा कि मतलब सबका क्वेश्चन चेंज हो गया था सर। मतलब मेरा यस जो यस। क्वेश्चन था वो किसी और हाँ में नहीं था।
दूसरे क्वेश्चन था, हाँ मतलब जितने स्टूडेंट थे उनका सारे लोगों का क्वेश्चन अलग अलग था। मे भी हो ऑलमोस्ट सकता है सबका। कि क्वेश्चन एक दो रिपीट हुआ होगा, दो चार क्वेश्चन, हम्म। बट सबका अलग हम्म। था। लगभग ये मतलब एमएस पता नहीं था हम लोगों को। नहीं, वो वैसा ही रहता है। अगर आप कहाँ पर भी ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे, सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड का ही नहीं, आप कहीं पर भी जाओ, सेम वैसे ही रहता है। ठीक है। यस बोलिए, रवि रवि जी बोलिए, रवि भूषण जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग यार। जैसे कुछ हमारे कलीग्स थे, जो दोस्त थे लोग, हमने उन लोग हाँ से रिव्यू लिया कि कैसा क्लास रही है, मतलब पेपर कैसा गया। तो लोग काफी मतलब आपका डिमोटिवेट किया आवाज था कट लोग। रहा है। हाँ। जैसे अच्छा हमने अच्छा। कुछ दोस्त लोग से फीडबैक लिया था सर कि कैसा हाँ। क्वेश्चन है, क्या है, कैसा है। तो लोग काफी हम्म। डिमोटिवेट किया था लोग। काफी डरवाया ओके। था कि 4-4 लाइन का क्वेश्चन है, 10-10 लाइन का क्वेश्चन है। हम लोग इतना पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है। इंस्टीट्यूट वाला जो पढ़ाया है वो भी समझ में मतलब उसका कोई मेल ही नहीं खा रहा है। बट हम ओके। हम लोग जाके वहाँ पे जब ज्वाइन किए, क्लास किए, अपना एग्जामिनेशन को कुछ देखा, तो मोस्टली अपना जो भी आप पढ़ाते थे लेक्चर में सर, तो मोस्टली उसमें से मिलता जुलता था क्वेश्चन। बाकी जो ओके। अपना प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का रहा वो मतलब 100% सही रहा सर। जो भी आप पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड सारा आया था। करेक्ट। जी। अभी मैं एक और बात कहना चाहूंगा। अभी कल भी लेक्चर है, याद रखना, मैं मैसेज डाल दूंगा सभी को, कल भी अपना लेक्चर है रात शाम को 8 बजे। तो दोस्तों ऐसा है कि मुझे आइडिया था कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, और एमएसबीटी क्या कराती है, लगभग 14 to 18 सेट्स बनाती है क्वेश्चंस का। और सभी भी जब भी आपको टेस्ट कोड दिया जाता है तो क्वेश्चन कुछ शफल हो जाते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं। तो एक बैच में मतलब आपको अगल बगल में भी बैठोगे तो आपको सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। हार्डली ऐसा रहेगा कि कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको सेम आएंगे, उसके भी ऑप्शन आगे पीछे रहेंगे, तो और भी कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरा अभी एडवांटेज ये है, अभी मिलेगा हमें दो। नंबर वन, तो सबसे पहले तो हमें मिलेगा टाइम बहुत ज्यादा। सेकंड सेमेस्टर है, इसमें सिलेबस कंपैरेटिवली फर्स्ट सेमेस्टर से कम है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है, टाइम ज्यादा है, सॉरी। तो टाइम ज्यादा है, सिलेबस छोटा है, तो अपने को एक एक टॉपिक को बहुत डीपली कवर करना है यहाँ पर। अभी फर्स्ट सेमेस्टर जो रहा है हमारा, वो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, मतलब फार्मा, ऑयल एंड गैस और केमिकल जो कंपनी है, तो उनसे रिलेटेड ज्यादा रहा है यहाँ पर। ठीक है। और लेजिस्लेशन तो सब पर ही एप्लीकेबल है। तो सेकंड सेमेस्टर जो रहेगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेफ्टी सब्जेक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन वालों को यहाँ पर अभी और स्कोप यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये एक और बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि एडीएस के बैच में सारे ही इंडस्ट्री से लोग आते हैं। और ये एडीएस सारे इंडस्ट्री में कंपलसरी है, कोई प्रोसेस वाला है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन ले लो। तो एडवांटेज अभी उनको भी मिलने वाला है। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा लगता है यार कंस्ट्रक्शन वालों को कि सब ये तो सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है, मैन्युफैक्चरिंग से या फिर प्रोसेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हमारा तो कुछ है नहीं, बीओसीडब्ल्यू छोड़े तो। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट जो है पूरा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से रिलेटेड ही है। तो कल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो ऑन अगेन, जो भी रहेगा वो। और और एक स्पेशल चीज ये है कि मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो उससे और भी बेनिफिट मिलेगा। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर का मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन का ये नहीं था, तो अभी सेकंड सेमेस्टर में मेरे पास क्वेश्चन का सेट भी है, तो वो एडवांटेज आपको उस वो भी मिलने वाला है। तो और एक बढ़िया चीज होगी। और फर्स्ट सेमेस्टर में टाइम हमें बहुत कम मिलता है, और फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस इतना वास्ट है, अगर आप लेजिस्लेशन का देखोगे तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, और टाइम फ्रेम मैच ही नहीं हो पा रहा है कहीं। लेकिन ठीक है, हुआ, आपने भी अच्छे से मेहनत किया, टाइम हमने भी मैनेज किया, लेकिन इट्स गुड। ठीक है। अभी रिजल्ट, स्टूडेंट आप पूछोगे कि सर रिजल्ट कब आने वाला है, तो रिजल्ट में डायरेक्टली बोल दो, जो स्टेट बोर्ड ने दिया है वही बताऊंगा मैं आपको। फरवरी के एंड में आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले ही आ जाता है। लेकिन जैसा ही फरवरी एंड का ही आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि इससे पहले आएगा तो आप मुझे बार बार मैसेज करोगे, तो ये नहीं करना है। ठीक है। जब आएगा तब मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन देख लेना। ठीक है। अब जैसे ही रवि जी ने बताया कि लोगों ने डरा दिया, दूसरे कॉलेज वालों ने, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि आगे पीछे एग्जाम हो जाते हैं, और एग्री है लेजिस्लेशन का पेपर आसान नहीं है। चाहे वो ऑफलाइन में भी होता था तो सबसे हार्ड वही था, और सबसे ज्यादा उसमें फेल होते थे। और ऑनलाइन में भी सबसे ज्यादा हार्ड वही है, क्योंकि उसका सिलेबस वास्ट है। दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट भी मुझे कांटेक्ट करते हैं, अभी ये बोलना नहीं चाहिए, तो वो इवन सीएलआई के स्टूडेंट भी मुझे कांटेक्ट करते हैं
कि सर प्लीज बताओ कि क्या क्वेश्चन आया था क्या, तो मैंने उनको टॉपिक वगैरह दे दिया कि गाइस इसमें से पढ़िए, ये सेक्शन पढ़िए, ये एक्ट पढ़िए। तो वो भी बहुत थैंकफुल है, मेरा CLI से भी थोड़ा टच रहा है बिजनेस के थ्रू या जो भी है। अच्छा, आपको बताना बाकी रह गया कि मेरा खुद का बिजनेस भी है, उसके बारे में भी आप आगे इस सेशन में टाइम मिला है आज तो डिस्कशन का, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यस, और किसी को कुछ कहना है, यू कैन शेयर योर स्टोरी। बबलू जी बोलिए। यस, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर बाकी बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो बाकी जगह से एडमिशन वगैरह लिए थे, उन लोगों ने जाके एग्जाम दिया है। हाँ। तो वो लोग जैसे हम लोग एग्जाम दिए थे एकदम मतलब फ्री होकर के, हाँ। वैसे उन लोगों का एग्जाम गया ही नहीं है। वो लोग बिल्कुल बोल रहे हैं कि हम लोगों का लेजिस्लेशन का जो ये फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें हाँ। अभी सबको डाउट है कि हम लोग क्या होंगे, पास होंगे या नहीं होंगे। अभी मतलब 6-7 लड़के थे, सबको फर्स्ट पेपर में सबको ही डाउट है। ठीक है, आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सेशन रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। दूसरा, अभी यहाँ पर उनको हार्ड गया है, यहाँ पर क्या रहता है कि मैं वहां पर आपको असिस्ट के लिए रहता हूँ, कि अगर कुछ भी डाउट आ जाए तो मैं आपको असिस्ट करता हूँ वहां पर, तो एक एडवांटेज रह जाता है। और ये हमारा खुद का ही कॉलेज एग्जाम सेंटर, तो एज अ गाइड में ही रहता हूँ वहां पर। बाकी की कॉलेज में शायद वो एडवांटेज नहीं रहता है, इसलिए शायद सबसे पहले अपने कॉलेज जी फुल हो जाता है। इवन अभी दिसंबर से ही नेक्स्ट ईयर के लिए इंक्वायरी आ गई है, हमें हमने अभी तक एडमिशन ओपन भी नहीं किए। जिस दिन मैं एडमिशन ओपन करूंगा उसके दूसरे दिन ही फुल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का बैच। आई एम श्योर अबाउट इट। तो ये होने वाला है, और उसका रीजन ये एक ही है, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पर्सनलाइज सॉल्यूशन दिया जाता है, लेक्चर्स रेगुलरली किए जाते हैं, और एग्जाम के वक्त आपको वहां पर हम खुद रहते हैं असिस्ट के लिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आ जाए तो उस क्वेश्चन का मतलब वगैरह हम वहां पर समझाते हैं आपको। तो एक ऐसा सपोर्टिव भी रहता है, इसलिए वो भी एक रीजन है। ठीक है, अगर मान लो कि जी हमारे कॉलेज से कोई स्टाफ वगैरह नहीं है आपको क्वेश्चन का मतलब समझाने के लिए, तो दिक्कत आ जाती है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो ऑप्शनल रहता है, इसमें थोड़ा सा डाउट आता ही है। और मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन वाला इजी इसलिए था कि वहां पर आप लेजिस्लेशन में कुछ भी लिख सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट होना ही चाहिए। ठीक है, राइट आंसर रहेगा तो ही आप पास होगे, वरना फेल होने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि आधा मार्क्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी एक चीज है। यस। और और बोलिए, किसको क्या कुछ कहना है, आप कह सकते हो। सर मुझको ये कहना था कि अगर नेक्स्ट बैच का जो एडमिशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट होगा सर, तो थोड़ा नोटिफाई कीजिएगा, ताकि कुछ ऑफ मेरे कोर्स। दोस्त हैं लोग, तो उन लोग को बता दूं। यस, ऑफ कोर्स, मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मेरा प्लान है अभी शायद इस मंथ में एक वेबिनार रखने वाला हूँ मैं। ठीक है, मुझे एक जो भी अपने प्रोफेशन से सेफ्टी फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एस्पिरेंट्स है, जो चाहते हैं एडीएस करना, तो उनको, और अदर सेट से स्पेशली, ठीक है, महाराष्ट्र से तो कम लोग हैं, लेकिन अदर सेट से उनको बहुत दिक्कतें आ रही है। मतलब उनको पता नहीं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कब एडमिशन स्टार्ट होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कोर्स का नाम क्या है, किस तरीके से, अगर मान लो मेरा बीए बीकॉम का बैकग्राउंड है तो फिर मैं एडीएस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरा 12th है तो मैं क्या रोड मैप रहेगा, तो ये सब पर मैं पूरा एक वेबिनार रखने वाला हूँ। मैं खुद ही वहां पर एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। तो ऑलमोस्ट वहां पर सारे जो भी स्टूडेंट है, जो भी लोग जुड़ेंगे वहां पर, उनको आसानी हो जाएगी, जो भी उनके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबिनार में देने वाला, प्लस वो वेबिनार में फॉर्चुनेटली यूट्यूब पर भी डालूंगा। ठीक है, तो अगर मान लो किसी पर्सन का मिस हो गया तो वहां पर भी वो अटेंड कर पाएगा, और सारे उसको आंसर मिल जाएंगे। तो ये कॉमन क्वेश्चन मुझे आते हैं, सर एडमिशन कब स्टार्ट होगा, क्लास कब से स्टार्ट होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फीस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से पेमेंट करना है। ठीक है, मैं बीए बीकॉम से हूँ, मुझे एडीएस करना है। और बहुत सारे लोग एमएसबीटी बोल के फ्रॉड भी है मार्केट में, तो ये भी एक बताना है कि किस तरीके से आप वेरीफाई करोगे, या कि ये सेम कॉलेज है या नहीं है, तो वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस होगी। और मैं उससे पहले एक गूगल फॉर्म दे दूंगा सबको, आप भी आपके जो ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि मैं जो भी डाउट्स आते हैं आपको, तो गूगल फॉर्म के थ्रू आपका इन्फॉर्मेशन, और वो जो डाउट है कौन से क्वेश्चन पर आपको, कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है उसमें, वो डालिए मेरे पास, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें, तो सारे क्वेश्चन कवर करके आप सभी को आंसर दे दूंगा मैं।
तो ये एक प्लान है मेरा, इस मंथ शायद मैं करूंगा, जैसे होगा मैं आप सभी को नोटिफाई करूंगा। ऑफकोर्स आप नहीं तो कौन है, आपको ही तो नोटिफाई करूंगा मैं, ठीक है। और पिछले जो भी बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिफाई कर दूंगा मैं। यस, लेट्स मूव ऑन। और किसी को कुछ कहना है? अच्छा, जो लोग एब्सेंट रहे चिंता मत करो, आपका नेक्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही कुछ होगा, जो जो भी अपडेट आती है व्हाट्सएप पर आपको मिलते रहती है, थ्रू मी एंड थ्रू जोशी मैम आल्सो, सो विल डू इट। अभी हाँ, टॉपिक निकला है तो मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा मैं, ठीक है। इसलिए मैं मेरा कंपनी का एक ये शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप देख लीजिए। आप ऐसे कुछ लोगों को मालूम है मेरा क्या है बैकग्राउंड? प्लीज मुझे बताइए, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? स्लाइड दिखाई दे रही है EHS वर्ल्ड करके? यस सर। प्लीज। यस सर, सर यस सर। यस सर थैंक यू, यस थैंक सर यू। अभी सो हो रहा है। यस यस, ये मेरे बारे में है, मेरा कंपनी के बारे में है थोड़ा। तो मेरे मेरा एक बिजनेस भी है, ये बिजनेस, ये कंपनी है EHS वर्ल्ड नाम की। सो व्हाट इज EHS वर्ल्ड? ठीक है, EHS वर्ल्ड एक ट्रेनिंग एंड ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज लाइसेंस्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसे हम डिश कहते हैं। सो व्हाट इज डिश? अब ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है डिश, हर स्टेट में डिश डिपार्टमेंट रहता है, which regulate all the industries for safety and health in respect to the safety and health। तो सेफ्टी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो डिश डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या करता है, रेगुलेट करता है, कानून बनाना, ऑडिट कराना वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। तो वी आर लाइसेंस ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डिश। और मेरा कंपनी ISO 9001 सर्टिफाइड भी है, वी फील प्राउड अबाउट इट, ठीक है। मैं विजन मिशन के बारे में सच में अगर मैं बताऊं ना, तो विजन मेरा ये है कि दोस्तों, इंडिया में ग्लोबल लेवल का मुझे सर्विस डिलीवर करना है। अब ये कौन से सर्विसेज है मैं आगे यहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी सर्विसेज देखता हूँ, ठीक है, ऑडिट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, कंसल्टेशन हो गया, तो वो एक बेयर मिनिमम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल की बात करें, बेंचमार्क की बात करें, तो वहां पर कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम कॉस्ट में, ठीक है, मैं इंटरनेशनल लेवल या फिर हायर लेवल का सर्विसेज हमारे इंडियन कंपनीज को दूं, या फिर जो भी इंडिया में कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, उनको दूं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो प्रोसेस इंडस्ट्री हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, या फिर कॉर्पोरेट्स हो। तो इसलिए मेरे कंपनी में कुछ कोर वैल्यूज है, और इन वैल्यूज को मेरे सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर स्टिक टू देयर वैल्यूज, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, एक्सपर्टाइज हो गया, फिर कमिटमेंट हो गया, कस्टमर फोकस हो गया, प्रोफेशनलिज्म हो गया, कोलैबोरेटिव वर्क हम करते हैं एजेंसीज के साथ, एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू द R&D मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारी हमारी कंपनी। तो फिर EHS वर्ल्ड, जिसका दो डिविजन है, फर्स्ट डिवीजन है सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड सेकंड डिवीजन है यहाँ पर ऑपरेशंस, ठीक है। तो मैं ऑपरेशंस में काम करता हूँ। ऑपरेशंस में हमारे करंटली 3 वर्टिकल है, चौथा अभी एजुकेशन पर R&D चल रहा है, तो चौथा वर्टिकल भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट वर्टिकल है ट्रेनिंग, दूसरा है ऑडिट, एंड तीसरा है कंसल्टेशन। तो क्या कौन से टाइप की हम ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज वी आर डिश ऑथराइज, सो हम देते हैं ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग, ठीक है, इंडस्ट्रीज को, इसमें बेसिक भी आता है, इसमें एडवांस भी आता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग, इसमें वर्क एट हाइट, उसके बाद कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग, उसके बाद फिर बहुत सारे टाइप के ट्रेनिंग आते हैं इंडस्ट्रियल में, ठीक है। तो वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट एड ट्रेनिंग। अब फर्स्ट एड के लिए हमारे पास रेड क्रॉस भी है, और हमारे पास डिश ऑथराइज भी फर्स्ट एड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6S ट्रेनिंग हो गया। अब 5S नहीं रहा है, अभी उसमें एक 6S जुड़ गया है, तो उसका नाम है सेफ्टी, ठीक है। सस्टेन के बाद सेफ्टी आता है, तो उसका भी हम ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। एंड देन बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग, तो BBS का भी हम ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। अभी BBS एक सेफ्टी कल्चर डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। अब हमारी कंपनी फायर सेफ्टी कल्चर भी डेवलप करती है, और सेफ्टी कल्चर भी यहाँ पर डेवलप कराएंगे। नेक्स्ट वर्टिकल की बात करें, तो उसमें हम ऑडिट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। 3 टाइप के जनरली हम ऑडिट यहाँ पर करते हैं। नंबर 1 है फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट, दूसरा है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट, और तीसरा है एनर्जी ऑडिट। अब ये जो भी तीनों टाइप के ऑडिट है, इसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट लाइसेंस भी है, ठीक है, लाइसेंस ऑडिटर भी है हमारे साथ। तो जो भी ऑडिट्स हो गए वो
अकॉर्डिंग टू द लॉ हो गया। जैसे कि फायर का ऑडिट हो गया तो फिर हम यहाँ पर महाराष्ट्र फायर एक्ट फॉलो करेंगे, अगर गुजरात में ऑडिट है तो गुजरात फायर एक्ट वगैरह फॉलो करेंगे, एनबीसी फॉलो करेंगे, अगर क्लाइंट चाहे तो एनएफपीए वगैरह हो गया, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हम कंप्लाई करते हैं। तो और भी एक एडवांटेज उसको मिल जाता है। अगर आप मुंबई की बात करोगे तो वहां पर डीसीपीआर वगैरह है, तो जिस एरिया है, कौन सी टाइप की ऑक्यूपेंसीज है या फिर बिल्डिंग है, उस हिसाब से सारे एक्ट एप्लीकेबल करके फिर हम ऑडिट वहां पर करते हैं। तो एक कॉम्प्रहेंसिव एक सोल्यूशन मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करोगे तो यहाँ पर सीईए जो रेगुलेशंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, तो ये दोनों एक्ट वहां पर एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इंडियन स्टैंडर्ड, सेम फायर में भी बहुत सारे जो भी एप्लीकेबल इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हम बात करते हैं। एनर्जी ऑडिट में हमारे पास जो दो ऑडिटर है वो ऑथराइज ऑडिटर है ब्यूरो ऑफ एनर्जी से, और ये दोनों ही क्लास ए लाइसेंस होल्डर है, ठीक है। थर्ड इसकी बात करेंगे वर्टिकल की, जिसमें हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको। फिर नंबर 1 पर आता है फायर सेफ्टी कंसल्टेशन, ठीक है। इसमें फायर सेफ्टी का एडिक्वेसी स्टडी हो गया, डिजाइन हो गया, ठीक है, ये सारा चीजें फायर सेफ्टी कल्चर डेवलपमेंट हो गया, तो ये हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी कंसल्टेंसी में अगर आप देखोगे तो जैसे हीरा, हैजॉप, ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान, डस्ट हजार्ड एनालिसिस वगैरह, तो ये सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। अगर आप हाइजीन भी देखोगे तो वो हाइजीन का भी हम यहाँ पर स्टडी वगैरह करते हैं। जैसे कि नॉइज हो गया, वाइब्रेशन हो गया, या फिर इसमें अगर आप देखोगे तो लक्स स्टडी वगैरह भी हम करते हैं, लाइटनिंग स्टडी ऑडिट भी हम करते हैं। नेक्स्ट है फायर लोड कैलकुलेशन, जहाँ पर भी स्टोरेज एरियाज है, लॉजिस्टिक वेयर हाउस वगैरह, तो उसमें हम फायर लोड कैलकुलेशन मैंडेटरी है तो वो भी हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह है तो वहाँ पर आर्क फ्लैश होने का चांसेस ज्यादा है, तो वहाँ पर आर्क फ्लैश स्टडी भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो दीज आर आवर 3 वर्टिकल्स, और उसमें हम ये सारी चीजें कवर करते हैं। अब आप एज अ फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, आप सभी को पता है कि इन सर्विसेज का बेनिफिट क्या होता है। फिर भी मैं आपको अगेन रिमाइंड करा दूं, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कंप्लायंस और लीगल एश्योरेंस आपको मिल जाता है, ठीक है। दूसरा है आपके जो भी वर्क प्लेस पर इंसिडेंट्स होते हैं, वायलेशंस होते हैं, उसमें रिडक्शन हो जाता है। आपका सेफ्टी और फायर का जो कल्चर है वो यहाँ पर इम्प्रूव होता है, और अल्टीमेटली कॉस्ट सेविंग होती है। लोगों को लगता है कि सेफ्टी इज अ लाइबिलिटी, उनको लगता है कि कॉस्ट स्पेंड होती है, लेकिन अल्टीमेटली उससे कॉस्ट बचती ही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि इफिशियंसी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कस्टमाइज सॉल्यूशन हम देते हैं लोगों को, ताकि उनके हिसाब से जो भी हो वो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। एग्जांपल लास्ट वीक में हमें एक इंक्वायरी आई थी कि क्या आप फैक्ट्री एक्ट हमारे इसमें इम्प्लीमेंट कर दोगे क्या, हमने कहा यस ऑफ कोर्स। तो हमने फैक्ट्री एक्ट में पूरा उनका ओवरव्यू दिया क्या रहता है, तो फिर एक सेक्शंस हमने उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और एक 2-3 महीने का एक पैरामीटर रहता है, टाइम पीरियड रहता है, उसमें हम सारा इम्प्लीमेंट करा देते हैं। तो कस्टमाइज सोल्यूशन भी हम क्लाइंट को यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर ये सारा चीजें होने के बाद आपका जो भी कंपनी है उसका क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन बढ़ता है, और आपके कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज है, आपकी टीम यहाँ पर इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहती है ऑफ कोर्स। एंड देन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट, ये सारा होता है, और स्किल इंप्रूवमेंट भी इससे होती है। अगर EHS वर्ल्ड जो कि हमारी कंपनी, उसकी अगर क्लाइंट बेस की अगर बात करोगे तो हमने जो स्टार्ट किया तो वो डिफेंस से किया था। एनर्जी ऑडिट हो गया, सेफ्टी ऑडिट हो गया, तो HAL हो गया, इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, तो इन लोगों को मैंने खुद ने ट्रेन किया है, मैं पर्सनली इनको सर्विस दे रहा हूँ। अगर आप बड़े मेजर क्लाइंट की बात करोगे तो यहाँ पर टाटा प्रोजेक्ट्स का भी ऑडिट किया है हमने 3-4 स्टेट में। उसके बाद एक स्वीडन का ग्रुप है हस्क्वार्ना करके, उनको भी, वो भी हमारा क्लाइंट है। IOCL, इंडियन ऑयल हो गया, तो वो भी, उनका भी ऑडिट और ट्रेनिंग का सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। डीकैथलॉन जो कि महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र स्टेट में जिनके स्टोर है स्पोर्ट्स, आप में से बहुत सारे लोग शायद उसके कस्टमर भी हो गए, तो ये पूरा महाराष्ट्र का जो भी एम्प्लॉयज है उनके, तो उनको फायर और फर्स्ट एड में मैं ट्रेन कराते हूँ, ठीक है। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ही है उसका। अगर हम कॉर्पोरेट क्लाइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टार यूनियन डाइची जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वर्ल्ड का बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, फोर्ब्स के लिस्ट में भी नाम था उसका, तो उसका रिसेंटली हमारा हुआ है। सिविल हॉस्पिटल अगर बात करोगे तो वहां पर भी ये भी हमारा क्लाइंट ही है। फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आरती फार्मा लैब्स, मेगा फाइन, ये बड़े बड़े यहाँ पर क्लाइंट बेस हमारे पास है। लॉजिस्टिक स्टोरेज में अगर आप देखोगे तो DP वर्ल्ड भी हमारा क्लाइंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखोगे या माइनिंग में देखोगे तो न्याति ग्रुप हो गया, त्रिवेणी सैनिक हो गया। ऑटोमोबाइल में भी बजाज, सतीश इंजेक्ट, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हम सारी ही टाइप की इंडस्ट्री को कैटर यहाँ पर करते हैं, जो भी हमारी सर्विसेज हैं, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर
एक्सपर्ट्स की बात करें तो विकास बरास्कर जो है वो हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में है, ठीक है, जो कि बी मैकेनिकल है, सब ऑफिसर कोर्स किया है इन्होंने नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से। इस कॉलेज के बारे में बता तो ये इंडिया में सिर्फ एक ही कॉलेज है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का कॉलेज है, गवर्नमेंट ही रन करता है उसको। और फायर का जो भी इंजीनियरिंग या जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो सारे इसी कॉलेज से होते हैं, तो ये भी याद रखना। इन्होंने एडीएस भी किया हुआ है एमएसबीटी से, और इन्होंने गेट का जो एग्जाम है वो भी क्रैक किया है, ठीक है। इनको 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑडिट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन में। इन्होंने 100 से ज्यादा ऑडिट यहाँ पर कंडक्ट किए हैं। टोरेंट फार्मा, सुजुकी, सीआईएमएस हॉस्पिटल, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके साथ भी ये काम कर चुके हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेनिंग टीम में हमारे पास है यहाँ पर सुयोग गौतम है, जो कि बी फायर है, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से, ठीक है। इनको भी 21 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है यहाँ पर, 150 से ज्यादा ऑडिट कर चुके हैं, डीएलएफ, अदानी, टाटा मोटर और एनएफएससी कॉलेज में ये काम कर चुके हैं। फिर नीलेश करमरकर जो कि ऑडिट डिपार्टमेंट से है, ऑडिट में ये काम करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है। सब ऑफिसर अगेन नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, टाटा मोटर, फोक्सवैगन, ओएनजीसी, परसिस्टेंट, फोर्स मोटर, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, उसके 300 से ज्यादा इन्होंने ऑडिट किए हैं, सोचो। देन यहाँ पर उनसे सीनियर है राजेंद्र कुमार रोहिल्ला, जो कि डिविजनल फायर ऑफिसर है, और 40 साल से ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी यहाँ पर इन्होंने 250 से ज्यादा ऑडिट किए हैं, और ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के एचओडी थे। और फिलहाल हमारे ये बैंगलोर में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि जीएमआर के थ्रू यहाँ पर जो भी फायर डिपार्टमेंट रहता है एयरपोर्ट पर, तो वहां पर फायर ऑफिसर रहते हैं, तो उनका सिलेबस अभी ये डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे साथ दिनेश वैद्य, वो भी बी फायर है, बीएससी केमिस्ट्री है, नेबॉश किया है, एमबीए किया है उन्होंने। फिर उसके बाद ये रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर रहे हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, रिस्क असेसमेंट का कोर्स किया है इन्होंने आईआईटी कानपुर से, और ये ड्यू पॉइंट के ऑडिटर भी रह चुके हैं। अभी ड्यू पॉइंट आप सभी को शायद पता होगा कि ये वर्ल्ड रिनाउंड एक बहुत बड़ी एक कंपनी है, जो कि ऑडिट और कंसल्टेशन रिस्क सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहले इंडिया में रिलायंस ने लाया था ड्यू पॉइंट को, तो रिलायंस में भी ये रह चुके हैं, कतार पेट्रोलियम में भी ये रह चुके हैं, और बीपीसीएल में भी इन्होंने काम किया है। ये असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस में रह चुके हैं एचएसईएफ के, ठीक है। तो और सीनियर एचएससी कंसल्टेंट थे ये ड्यू पॉइंट में, अभी ये हमारे साथ है। उसके बाद स्पीकिंग अबाउट मी, मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट लीड करता हूँ, बी मैकेनिकल मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने एडीएस भी किया है आफ्टर द डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं 2 साल मुंबई फायर ब्रिगेड के साथ भी काम कर चुका हूँ एज अ लाइफ एंड फायर सेफ्टी ऑडिटर। मेरा मोर देन 12 ईयर का एक्सपीरियंस है इसमें, फायर ऑडिट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन में। मैंने 200 से ज्यादा ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर कंडक्ट किए हैं, उसमें से 10-12 हजार से ज्यादा लोगों को यहाँ पर ट्रेन किया है। मैंने 100 से ज्यादा ऑडिट्स में असिस्ट भी किया है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो भी नीचे दिख रहा है, इन सब का कंपनीज के साथ मैंने काम किया हुआ है यहाँ पर, या इनको मेरी सर्विस प्रोवाइड की है। अगर आप फर्स्ट एड की बात करोगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 डॉक्टर्स हैं, जो कि उसमें से 2 एमबीबीएस प्लस एसोसिएट फेलो ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और जो रेड क्रॉस की जो डॉक्टर हैं, तो वो औंधकर मिसेस डॉक्टर औंधकर हैं, जो कि बीएमएस प्लस ट्रेन ऑफ द ट्रेनर, जो कि रेड क्रॉस का कोर्स रहता है, तो वो भी पास आउट है वो। ये हमारा लाइसेंस है, और ये हमारा आईएसओ सर्टिफिकेट है कंपनी का। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और वांट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस, कोई क्वेश्चन है आप सभी को, कोई डाउट है? और हाँ, आप सभी को मैं, यस बोलिए, प्रिंस जी बोलिए। हेलो यस। सर, मैं बोल रहा था जैसे कि आप ये जो ऑडिट के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए सर हाँ हाँ, अगर कांटेक्ट करना हो तो आप ही से होगा या कोई और अथॉरिटी बैठे होंगे आपके पास, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जैसे कोई हाँ, नहीं ट्रेनिंग नहीं, कंडक्ट करवाना चाहते हैं हम अपने कंपनीज में, तो ठीक है, तो उसके लिए आप कोटेशन मुझे, वगैरह ऐसा कुछ? ओके ओके, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, डोंट वरी, मैं आपको एस्केलेट ओके करा सर। दूंगा, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं ओके। आप सभी को व्हाट्सएप पर है ना मेरे कंपनी का प्रोफाइल और ईमेल आईडी दे दूंगा, और यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्ट ऑन व्हाट्सएप, ओके, और कॉल, यू कैन कॉल मी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और हाँ, ये हमारी सर्विस सच में बहुत प्रोफेशनल गाइज,
तो और प्रेजेंस हम पैन इंडिया यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इवन दो एचएस वर्ल्ड इज अ नासिक बेस्ड कंपनी, ठीक है, लेकिन हम पैन इंडिया यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, डोंट वरी। यस बबलू जी बोलिए। सर मैं ये था, ये जो अपने पीपीटी अभी मैंने शो किया, हाँ वो इसको भी शेयर कर सकते हैं क्या आप? मैं ट्राई करूंगा पूछ के, क्योंकि मेरा भी कंपनी का पॉलिसी है, ठीक है, हम आपको प्रेजेंट करा सकते हैं, लेकिन जी उसमें क्या है कि मैं ये कर दूंगा आपको, प्रोफाइल डाल दूंगा, सेम ही जी है, इवन प्रोफाइल में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ठीक। मिलेगी, ठीक है बबलू जी, प्रोफाइल दे दूंगा मैं आपको, प्रोफाइल ओके में ज्यादा सर, ओके इन्फॉर्मेशन है इससे। ओके यस ओके यस यस। ओके अगर आप, सर। हाँ, अगर आप चाहो कि आपके सीनियर या आपके डिपार्टमेंट के साथ हमें अगेन प्रेजेंटेशन चाहिए, वी कैन हैव इट, ओके, हम वर्चुअल उनको भी अगेन प्रेजेंटेशन दे ओके सर। देंगे, उनको एक्सप्लेन कर देंगे, आप प्लीज बताइए, ओ- हम उनको भी प्रेजेंट ओ- कर देंगे। ओके यस ओके ओके सर। यस। हेलो जी मनसुख, मनोर। हाँ सर, ये 6S के बारे में जो बता रहे थे, ये आज पर ओसा में भी चेंज हो चुका है या फिर इंडिया में भी हुआ है MSBTI में? देखो सिक्सेस एक्चुअली हुआ है, स्टार्ट हुआ था जापान से, ठीक है, आप सभी को ये पता है सर कि 1930 5US वैसे ही जापान में हुआ था। ओरिजिन है, ठीक है, तो जैसे ही यस उन्होंने सर। सेफ्टी इम्प्लीमेंट किया है, वो अडॉप्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब यहाँ का यस सर। ओरिजिन सच में बताऊँ का किसी को नहीं पता है, लेकिन वी बिलीव दैट इट वाज इनिशिएटेड फ्रॉम जापान इटसेल्फ, ठीक है, तो जापान ने इनिशिएटिव लिया, और ये और 5US ऐसा कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक टूल है, ठीक है, तो जैसे उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया वैसे पूरे वर्ल्ड ने यहाँ पर अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये 6S सर, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जापान से ही हुआ? जापान से ही हुआ है, ऑफ कोर्स सक्सेस भी जापान से ही ऐड हुआ है, ऐसा वी बिलीव, कब हुआ ठीक है, सर? कुछ क्योंकि कुछ डियर कब मैं हुआ सर ये? 2024 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल। लास्ट ईयर में। ओके, यस थैंक यू। लास्ट ईयर। ओके, अभी कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मुझे भी पर्सन्स या फिर एक्सपर्ट्स की जरूरत लगती है, तो मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं अभी ये स्लाइड शो थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, मैं आपको भी मैसेज कर देता हूँ कि दैट आई नीड असिस्टेंट, दैट आई नीड ऑडिटर इन दिस, दैट आई नीड ट्रेनर इन दिस एरिया, ठीक है, कभी कभी क्या होता है मेरे भी ट्रेनर फंसे हुए होते हैं, शेड्यूल पैक रहता है, तो क्लाइंट को अर्जेंट रहता है, तो वहां पर तो जैसे ही अगर लगता है कि आपके एक्सपर्टाइज का है, तो प्लीज आप इनिशिएट करके मुझे रिप्लाई कर दीजिए, आप में से कुछ स्टूडेंट करते भी है रिप्लाई, कुछ से मेरा बात भी होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक ये भी मिलेगा, एक एज भी मिलेगा, एक मार्केट का भी पता चलेगा, ठीक है, तो ये आपके लिए भी एक एडवांटेज रहेगा, न्यू एक्सपीरियंस रहेगा, और ट्रस्ट मी जब भी मैं बताता हूँ, हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक काम में, चाहे वो छोटा सा ट्रेनिंग हो या फिर ऑडिट हो या फिर कल्चर डेवलपमेंट हो, तो हम सब सीखते हैं, वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर, तो आपको मैं एक ही बताऊंगा कि कभी सीखना बंद मत करना, कभी भी नेवर स्टॉप लर्निंग, नई चीजें सीखो, राइट। और आप काम करते करते ही सीखोगे, ठीक है, ऐसा सीखो मतलब ऐसा नहीं कि लेक्चर में बैठोगे तो ही सीखोगे, ऐसा नहीं, आप काम करते करते सीखोगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें रहती है, बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है, तो जो कि आप काम करके सीखोगे, जैसे मेरे एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने अभी परसों एक बहुत अच्छी बात सीखी, शायद वो छोटी थी लेकिन शायद मेरे हिसाब से बड़ी थी। अभी मैं हमारे नासिक के फायर ऑफिस में बैठा था, सीईओ के ऑफिस के बगल में, और मैं डिविजनल फायर ऑफिसर से डिस्कस कर रहा था, उसी बीच चीफ फायर ऑफिसर मेरे पीछे आए और पीछे के टेबल पर खड़े थे, और उनके जो भी एक कलीग थे उनसे बात कर रहे थे। अब और उसके अगले टेबल पर मैं बैठा था, डिविजनल फायर ऑफिसर वहां पर बैठा था, ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डिविजनल फायर ने नोटिस किया कि यार मेरा सीनियर जो है चीफ फायर ऑफिसर, वो खड़ा है, खड़े होके बात कर रहा है, क्योंकि वहां पर चेयर नहीं है, ठीक है, वो मैंने भी नोटिस किया, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करें, तो डिविजनल फायर ऑफिसर उठा, बगल के रूम से एक चेयर लाया और अपने सीनियर को दिया, और उन्हें चीफ फायर ऑफिसर को दिया, उनको बोलो कि बैठो, तो ये कितनी छोटी बात है कि उन्होंने सिर्फ चेयर दिया है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी सीख लगी कि गाइस वी मस्ट रिस्पेक्ट, जो भी सीनियर है, जो भी एल्डरली पर्सन है, देखो हम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम वो डिजिग्नेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सीएफओ वो आदमी तो बदलता रहेगा, आज मिस्टर बैरागी है, कर कोई दूसरा आ जाएगा, तो हम उस चेयर को रिस्पेक्ट करते हैं, तो जो भी है रिस्पेक्ट रहता है, उस पोजीशन को रहता है, उस डेजिग्नेशन को रहता है,
तो एक अगर मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप चेयर दो, लेकिन क्या ये अच्छा गेस्चर नहीं है किसी के प्रति रिस्पेक्ट रखना? तो मुझे लगा कि व्हाई डोंट वी, क्यों ना हम ऐसा करें, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शायद मुझे बहुत अच्छा गेस्चर लगा, मुझे एक छोटी बात थी एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। मुझे लगा कि मेरे दोस्तों के साथ या फिर स्टूडेंट के साथ मैं शेयर करूं, ताकि अगर ऐसा कोई सीनियर बंदा आपके पास हो, खड़ा हो या फिर बगल के टेबल में खड़ा हो, तो प्लीज आप खुद की चेयर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या शो करता है पता है आपको, कि आप बहुत हम्बल हो, आप जेंटलमैन हो। ये शो करता है, ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, ये उनको चेयर देना, चाहे आप खड़े हो जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये एक शायद छोटी चीज थी, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर आप भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे अच्छा, तो यू कैन शेयर और वी कैन हैव लेक्चर टुमारो गाइस। और हाँ, इसे मैं चापलूसी नहीं कहूंगा। यस, बोलिए बोलिए, मनसुख सर जी बोलिए। ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जैसे हम सेफ्टी वाले हैं तो हमें हाँ। देख के मतलब बंदे को लगता है कि मतलब ये क्यों आ गया, मतलब अच्छा। कुछ भी पीस होगा, कुछ भी वायरस होगा, तो उसके मन में ये रहता है। लेकिन हम, मेरा एक हैबिट है, अगर बंदे ने अगर चश्मा सही से नहीं लगाया या तो हाँ हाँ। आईएफआर पे उसका बटन बंद नहीं है, तो मैं जाके उसको बोलता नहीं हूँ, जाके अपने हाथ से बंद करता, तो शर्म के मारे मतलब वो खुद ऐसा कि हाँ मेरा गलती है, अच्छा, ये बहुत अच्छी उसको बात है, मतलब, क्योंकि हाँ तो उसको रूडली बोलने से भाई तू क्यों नहीं किया, उससे जगह हम जाए तो फिर देख के मुस्कुरा के, अगर गलती हो तो पहले ही देख लेता है दोबारा कि मेरे से कुछ गलत तो नहीं है, कि साहब आके अच्छा। उसको बंद करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और ये ऐसा कोई करता नहीं कि हाथ से बटन बंद करनी है, अच्छी बात है। मैं मेरा एक स्टूडेंट था, शायद मैंने आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसके साइड पर ना बहुत सारे यूपी बिहार के लोग थे, और जो कि भोजपुरी लैंग्वेज समझते थे। ठीक है, तो उनका शायद भोजपुरी लैंग्वेज चलता है ज्यादा वहाँ पर, बिहार यूपी और एमपी स्टेट से शायद। तो वो भी टीबीटी भोजपुरी में देता है। तो एक दिन ऐसा ही सेफ्टी वीक में मुझे एज अ गेस्ट उसने बुलाया कि सर आइए, बताइए इनको क्या है, जो भी है अवेयरनेस फैलाइए। तो उसने बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस किया। वो बोले कि सब ऐसे नीचे बैठे थे, हम दोनों खड़े थे, बाकी के उनके पैनल मेंबर भी थे। तो उसने इंट्रोडक्शन दिया मेरा वगैरह, और फिर वो बोलने लगा कि आप सब काहे आए हो। तो मुझे लगा यार, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, कि भोजपुरी में क्यों बोल रहा है, आप काहे आए हो। तो सब बोले कि काम करने साहब। तो फिर क्यों काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो बोले कि पैसा कमाने के लिए। तो बोले फिर पैसा कमा के क्या करोगे, घर पे भेजोगे, घर पे कौन है, बीबी बच्चा है ना। तो ऐसा भोजपुरी में बोल रहा था वो। और अगर आपको कुछ हो जाए तो उनका क्या होगा। तो यार, और वो लोग उसको ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि टिबेट में लोग यहाँ वहां ध्यान दे रहे हैं, कुछ सुनने रहे, ये रोज का ही है। लेकिन वो लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, और उसका मैसेज समझ रहे हैं, और वो अच्छे से उनको ट्रीट कर रहा है, उनको समझ रहा है, उन पर वो मैसेज दे पा रहा है, भले वो अलग लैंग्वेज में दे पा रहा है। मेरा भाई भी कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता था। तो उसके यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादा थे। तो वो लगभग आधी से ज्यादा बंगाली सीख गया था। और होता क्या है कि जब आप उनके लैंग्वेज में बताना चाहो ना, और भले वो गलत वर्डिंग आप इस्तेमाल करो, लेकिन वो आपको सुधारते हैं। और वो ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसको हम बीपीएस में बताते हैं, कि आप पहले उनका पर्सपेक्टिव से देखो खुद को। ठीक है, फिर आप जो भी है इम्प्लीमेंट कराना चाहो, जो भी है वो करना। तो ये भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं इंडस्ट्रीज में। बुरे भी एक्सपीरियंस है, आई एग्री। मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता है, या फिर यूनियन का प्रॉब्लम आता है, तो ये भी हम देखते हैं गाइस। इट्स नॉट के सब अच्छा अच्छा ही दिखते हैं। तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करना पड़ता है हमें। यस, और कोई करना चाहेगा शेयर, रिजो जी बोलिए। सर आप लोग थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हो, मीन्स इंस्पेक्शन करते हो क्या? लाइक स्कैफोल्डिंग का कर देते हैं हम, इंस्पेक्शन ऑफ फर्स्ट। और ओके, व्हाट लाइक लिफ्टिंग टूल्स? हाँ, वो भी है ना, डिश ऑथराइज कॉम्पिटेंट पर्सन भी है इन महाराष्ट्र। जो जो आप, हाँ, आकाश सर से आपका बात हो रहा है इस रिगार्डिंग, आई गेस, करेक्ट? यस यस, यस यस। आकाश सर इज लुकिंग आफ्टर दैट वर्क, तो वो आपको कल ये कर देंगे उसके बारे में। कल तो शायद ऑफिस क्लोज है, लेकिन फिर भी आपको वो ये कर देंगे, क्योंकि आप पहले से उनके टच में हो। ठीक है। मैं बताऊंगा, नहीं उनको नहीं रिमाइंड करूंगा। यस यस, नहीं नहीं, डोंट, पूछा कि पीपीडी में इतना ये देते नहीं हैं, आया। देते हैं।
मुंबई में भी काम चल रहा है, तो वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। यस। नहीं नहीं, और है गाइस, उनके कोऑर्डिनेशन। ऑफ कोर्स वो शायद वो प्रोजेक्ट वही देख रहे हैं। अभी मुझे बताओ, मैं जानना ये चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या आते हैं, मतलब ताकि हम उसको कैटर कर पाए। हम तो कुछ नोटिस करते हैं, लेकिन आप लोग मुझे बहुत ज्यादा इंसाइट दे सकते हो। सबसे पहले मुझे बताना कि आप कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, फिर बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है रिगार्डिंग सेफ्टी है, सेफ्टी हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। आपके इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, मनसुख जी बताइए या फिर रिजो जी बताइए कि क्या प्रॉब्लम क्या आता है। सबसे पहला कमिटमेंट, मैनेजमेंट कमिटमेंट रहेगा तो हाफ ऑफ द अच्छा। सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। हाँ अच्छा तो फिर ओके। फर्स्ट अनकमिटेड कमिटमेंट मैनेजमेंट। रहेगा तो फिर, हाँ हाँ, तो ठीक है। कमिटमेंट जैसा रहेगा तो सीनियर मैनेजर मैनेजर। अभी तो मैं बॉम्बे में हूँ, पहला हाँ 11 इयर्स था मैं सऊदी में, तो उधर कमिटमेंट है, लेकिन इधर जो बॉम्बे का जो कल्चर है उतना नहीं है। हाँ। जैसे कि उन अच्छा। लोग का सबसे फर्स्ट प्रोडक्टिविटी में ज्यादा फोकस रहता है इंस्टेड ऑफ हाँ, सेफ्टी। पर है, ऐसा नहीं, कल्चर लेके आ रहे, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, धीरे धीरे अभी लोग को समझ में आ रहा है कि क्या इम्पोर्टेंस है। करेक्ट तो करेक्ट चल रहा करेक्ट। है। हाँ हाँ, तो चलो मेन है गुड, कि मेरे हिसाब से कमिटमेंट रहता है। वेरी गुड। तो सबसे सेफ्टी अगर आपके कंपनी में अगर इम्प्रूव कराना है दोस्तों, तो मैनेजमेंट का ही कमिटमेंट। और मैनेजमेंट कौन सा, टॉप मैनेजमेंट है। आप जैसे नहीं, आप मिड मैनेजमेंट में होगे, कुछ लोग आप में से कुछ टॉप मैनेजमेंट में होगे। टॉप लेवल का जो डायरेक्टर बॉडी है, तो उनका कमिटमेंट चाहिए या ओनर का चाहिए, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच होगा तो ही यहाँ पर सही से होगा। बॉटम अप अप्रोच में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है और उससे ज्यादा रिजल्ट आएगा, नॉट श्योर। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच चाहिए तो ही यहाँ पर सेफ्टी इंप्रूवमेंट होगा। मनोहर जी बोलिए। सर मेरा सर 5 इयर्स एक्सपीरियंस है सर ऑयल एंड गैस का, और रिसेंटली मैं ज्वाइन किया हूँ 2 इयर्स बिफोर केमिकल अच्छा, कंपनी। तो गुड। जो इधर का जो मेरा क्लाइंट है सर, मादिन है, हाँ। जो पूरे वर्ल्ड में सर इसका स्कोप है। और ये केमिकल अच्छा। माइनिंग और केमिकल से, और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फास्फोरिक हम्म। एसिड हो गया, अमोनिया, ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये सप्लाई करती है। और ओके, इसका गुड। माइनिंग भी है गोल्ड का, सिल्वर का। हाँ। तो मैं माइनिंग में नहीं हूँ, मैं केमिकल प्लांट में हूँ। तो मैं यहाँ ये फेस कर रहा हूँ सर, जो मैनेजमेंट है वो हाँ। तो एक अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है सर, एमसीएम जिसका नाम है, जो हाँ। क्लाइंट ने खुद बनाया है। जैसे अरामको में अरामको का चलता है, केओसी हाँ। में केओसी का चलता है, एनपीसी में केएनपीसी का चलता है। तो ऐसे बराबर। ही इधर मादिन में मादिन का चलता है। तो हाँ। स्टैंडर्ड तो बहुत सारे कुछ लिखा हुआ, लेकिन सर ऑन द साइट एज ए प्रैक्टिकल मैं हाँ। फील किया हूँ सर, मोर देन 70% जो है वो फिल नहीं होता है, मतलब फुलफिल नहीं होता है कोई भी कंप्लायंस। बाप रे, क्यों? 75%। क्योंकि हाँ। क्योंकि सर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कुछ हाँ। प्लांट शट डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब शट डाउन होने का मतलब है कि सर प्रोडक्शन लॉस। तो प्रोडक्शन लॉस सर अच्छा। इधर का मैनेजमेंट करना नहीं चाहता है, क्योंकि इधर हाँ। हाँ। 10 मिनट अगर प्लांट रुक जाती है तो सर हाँ। $1 million का लॉस हो जाता है। तो ओ। मैनेजमेंट खड़े होकर भी अनसेफ कराती है, अरे। बंदे को करना पड़ता है। अब ओके। मैं सिर्फ वहाँ स्टैंड बाय भी वहाँ जॉब करना पड़ता है, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कर रहे कि हमारा बंदा काम कर। लेकिन पूरा मैनेजमेंट रहता है वहाँ से, और बंदे लोग भी अनसेफ करते हैं वहाँ पर, और मैनेजमेंट भी फॉलो करते हैं। तो उसके लिए सर सबसे बड़ा हमको प्रॉब्लम ये लगा। और दूसरी बात कि जब कोई टेक्नीशियन हो, लेबर हो, डायरेक्ट मैनेजमेंट से डीलिंग करता है, तो इसके हाँ। बीच में जो भी सुपरवाइजर है, फॉरमैन है, इंजीनियर्स हैं, इसका हाँ। रेपुटेशन डाउन हो जाता है, और ये सही से बराबर। डीलिंग नहीं कर पाती है मैनेजमेंट के। तो ये ज्यादा लैगिंग है सर, कि एक जूनियर हो के डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से लीडिंग करता है। ओके। देखो, यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री में सबसे पहले तो जो भी है वहां पर वर्क कल्चर सेटअप नहीं है, हायरार्की कल्चरल सेटअप नहीं है। दोनों चीजें यहाँ पर, अगर आपने बोला कि अगर नीचे का बंदा भी अगर डायरेक्ट टॉप लेवल पर जा रहा है, मतलब हायरार्की कल्चर का कोई अता पता नहीं है, एस्केलेशन सही से नहीं है। तो ये प्रॉब्लम, जब आप मैनेजमेंट को इससे लॉस हो रहा है, ठीक है, और जो आप प्रपोज कर रहे हो जैसे कि सेफ्टी इंप्रूवमेंट करना, तो उससे बेनिफिट होगा। जब ये प्रूफ कर दोगे ना, फिर अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैनेजमेंट को प्रूव करे। और ये टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उससे क्या क्या लॉसेस हो रहे, और लॉसेस जब भी आप मैनेजमेंट को दिखाओगे ना, तो फाइनेंशियल फिगर में दिखाना, भले वो टेंटेटिव रहे,
ठीक है, अंदाजे से इतना लॉस हो सकता है, भले वो परसेंटेज में रहे। और जो भी हम कल्चर इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे कितना वक्त बचेगा, उससे क्या क्या होगा, तो ये जब आप प्रूव कर दोगे फिर मैनेजमेंट उसके बारे में सोचेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है माइंडसेट का, ठीक है, तो ये आपको बदलने के लिए ये करना पड़ेगा। यस, एक्चुअली मैक्स सर इंफ्रा। इस प्लांट में हाँ, ये मोर सब देन सर मैं 40 बोल रहा कंपनी था। है सर, मतलब 40 बिल्कुल कंपनी से ज्यादा इस प्लांट के अंदर काम करता है और हाँ 5000 एम्प्लॉय है। और मैं 5000 एक नॉर्मल कंपनी में जो सब कॉन्ट्रैक्टर में मैं ज्वाइन किया हूँ और हमारा इंचार्ज है, मैं उसी को लीड करता हूँ डायरेक्ट, मतलब किसी क्लाइंट को मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता। अगर करूंगा तो फिर बाईपास हो जाएगा, तो फिर मेरा जो जी इंचार्ज है वो गुस्सा करने बराबर। लगते हैं। हाँ, वो पता है तो जो भी ये भी। इंफॉर्मेशन है तो मैं उसे ही दूंगा ना सर, डायरेक्ट फिर मैनेजमेंट यस, से मैं डील नहीं कर पाऊंगा ना। तो फिर मैं कैसे ठीक है। उसको लॉस कैसे दिखाऊं जब सब उसको मालूम है सर, यहाँ इस तरह से अच्छा, साइट में चल रहा है, लेकिन वो लोग भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं और मुझे भी करना पड़ता है। यस सिर्फ बोलिए। मैं नहीं हूँ सर, बहुत सारी कंपनियां हैं सर यहाँ। ठीक है, एग्री, मैं देखता हूँ, रोजाना देखता हूँ। मैक्स इंफ्रा बोलिए अभी। ये और सर फिर जैसा आपने बोला सर हाँ हाँ, कि बोलिए बोलिए। मैनेजमेंट जो भी है वो पैसे की भाषा समझती है। हाँ करेक्ट। मतलब आप जैसे जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ सर, हमारे यहाँ जो हमारे सीनियर्स फॉलो करते हैं यहाँ पे हाँ कि मेटेरियल स्टेकिंग का जो भी है, हमारे जब प्रोजेक्ट चालू हुआ था 2020 में चालू हाँ हुआ था सर, तो हाँ यहाँ पे मेटेरियल स्टेकिंग सबसे बड़ी चैलेंजेस थी, क्योंकि लैक ऑफ स्पेसेस है, तो यहाँ पे जगह नहीं होता, तो मेटेरियल स्टेकिंग इधर उधर फेंका रहता था, कुछ हाँ मिट्टी के अंदर चले जा रहे हैं, कुछ हो जा रहे हैं। तो हमारा जो इंचार्ज है उन्होंने एक इंटरनल ग्रुप क्रिएट किया सेफ्टी का, हाँ। और उसमें बोला कि मेटेरियल स्टेकिंग जहां भी है आप लोग, और हम्म, हमारे यहाँ मंथली कल्चर है, मंथली मीटिंग होती है हर एक डिपार्टमेंट के एचओडीज के साथ। तो हाँ हम लोगों ने मटेरियल स्टेकिंग को लेके ये किया कि जो मटेरियल देख रहे हैं कि हाँ मिट्टी में दब रही है या कहीं हो रहा है, बस हम उसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेजते थे, हमारा जो इंटरनल ग्रुप बराबर। था। हाँ और हमारे जो इंचार्ज थे उसका एक स्लाइड प्रिपेयर करते थे हर महीने में कि कौन सा मटेरियल कौन सा लोकेशन पे कहाँ पे मिट्टी के अंदर दब गया, क्या होगा। तो बराबर। वो चीज हुआ, तो हर 2-3 महीने कंटिन्यू उन्होंने जब शुरू किया मंथली मीटिंग में, तो हाँ फिर बाद में जो थे डायरेक्टर लोग भी कभी कभी आते थे, जैसे हमारे जीएम लेवल के बंदे होते हैं, तो जीएम हाँ लोगों को भी माइंड में एक मेरा मीटिंग में अवॉइड हुआ कि चलो ठीक है ऐसे सेफ्टी और दिखाते हैं। दूसरे मंथ हाँ भी देखा उन्होंने कि इतना पैसा जा रहा है, फिर तीसरे महीने देखा तो उन्होंने मतलब अचानक से एक्शन लेके नहीं, एक अलग से जो सिविल के अंदर से एक टीम बनाया सिविल इंजीनियर के अंडर में, कि हाँ। ओनली वो कमिटेड रहेगा कि हाउसकीपिंग और मटेरियल स्टेकिंग को लेकर साइड पे। तब हम्म। से लेके शायद हमको 4 साल हो गए सर, अभी तक वो चैलेंजेस नहीं आए हमको कि नहीं कहीं किसी को बोलना पड़ेगा भाई ये ऐसे क्यों फेंक दिया, ऐसे क्यों रखा है। और उसके बाद हमारे मैनेजमेंट में एक चीज और आया कि अगर हमने वायलेशन लेटर निकाल दिया किसी के इंजीनियर के नाम से हाँ सेफ्टी का, तो हाँ। उसका उस साल इंक्रीमेंट नहीं होता। ओके। तो इस चल। चीज को लेके और इंजीनियर लोग भी फिर हमारी बातें सुनते हैं कि हाँ भाई नहीं सेफ्टी हम्म। वाले 2 बार पहले मतलब ओरल वार्निंग देंगे, फिर लेटर निकालेंगे वायलेशन, फिर 1 साल का तो हमारा इंक्रीमेंट हो गया। तो ये बहुत सब बढ़िया। कल्चर है, तो सर थोड़ा सा अच्छा लगता ओके। है सब काम करने ओके, गुड गुड। सुनील गुप्ता, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा जो प्रोजेक्ट है सर उत्तराखंड में है, ये ऋषिकेश हाँ से लेके सर कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन की प्रोजेक्ट है। हाँ। और इसमें सर जैसे कि इसमें टनल है और ब्रिज है। हाँ। ओके। तो टनलिंग में सर मेनली जो हिलीज एरिया में जो प्रॉब्लम आती है, हम्म ये आपका इसमें वेरिएबल जियोलॉजी होती है। ये हम्म। आपका हर आपका 2 मीटर पे 3 मीटर पे जियोलॉजी इसकी चेंज हो जाती है। ठीक है। और सबसे बड़ी सर जो प्रॉब्लम आती है वो इनसाइड टनल वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आती है। ओके। जी, अभी जैसे कि हमारा एक पैकेज है, उस पैकेज में 9 किलोमीटर 700 मीटर की टनल है, और उसमें कोई एडिट नहीं है और ना ही उसमें कोई वेंटिलेशन शाफ्ट है। ओ। तो इसमें 2 पोर्टल है और 2 पैरेलल टनल है, एक मेन टनल है और एक स्केप्ड टनल है। तो हम्म। हमारे दोनों पोर्टल से लगभग एक तरफ से 2 किलोमीटर और फिर से एक तरफ से पोर्टल 2 से हमारे यहाँ लगभग 3 किलोमीटर की एक्सपेंशन हो चुकी है। और ओके। इस समय जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ सर, इनसाइड टनल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे कम है, और फिर से ह्यूमिडिटी 99% है।
ओके। और जी, तो इसके लिए वर्कर क्या होते हैं, वर्कर हमेशा स्वीटिंग कंडीशन में रहते हैं और टनल के अंदर वाटर इनग्रेस भी रहता है हम्म। जी। लेकिन फिर भी सर मैनेजमेंट का क्या इसमें रहता है कि उनको प्रोग्रेस चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए बराबर। जी। तो हम लोगों ने सर अगस्त में फाइनलाइज करके दिया कि आपको इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन एपी राग का लगाना है। एपी राग कंपनी है सर, वो सर आपका वेंटिलेशन और प्लस आपका माइनिंग इक्विपमेंट बनाती है बराबर। जी। तो अब तक सर हम लगभग 6 मंथ हो गए, लगभग 6 मंथ हो गए, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर ने अब तक प्रॉपर वेंटिलेशन इंश्योर किया ही नहीं सर। नहीं। ओके। जी, तो इसमें सर ऑक्सीजन लेवल जैसे कि है 19.5 टू 22.5 होना चाहिए। लेकिन जब टनल के अंदर क्या होती है सर, ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग होने के बाद से हम लोग 15 मिनट का डिफ्यूमिंग टाइम देते हैं, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। और उसके बाद से सर यहाँ पे स्केलिंग स्टार्ट होती है। स्केलिंग मीन्स जो लूज होते हैं उसको ब्रेकर से हटाना। बराबर। और जब इसमें क्या होता है सर, एक्सवेटर चलता है, ब्रेकर इसमें चलता है, तो ब्रेकर हाई क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉक्सियस गैसेस यहाँ पे रिलीज होती है। इसके बाद ओके। से सब मकिंग स्टार्ट होती है। जो मलबा जो होता है, ब्लास्टिंग का जो मलबा जो मलबा है उसको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो इसमें आपका सर डंपर और फिर से आपका व्हील लोडर। तो व्हील लोडर जो है वो नियरली आपका 1 आवर में 20 to 25 लीटर डीजल कंज्यूम होता है उसमें। और ओके। उसके वजह से भी सर कार्बन मोनोऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड नॉक्सियस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाती है। ओके। तो सर इस सिचुएशन में मैनेजमेंट को कन्विंस करना कि यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। अब चूंकि क्या होता है सर, जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट वेंटिलेशन का जो रेट होता है वो एक्सप्रेशन में इंक्लूड करते हैं। तो बराबर। इ- जी, तो इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं चाहता है कि हम एक्स्ट्रा पैसा वेंटिलेशन पे खर्च करें। ओके। तो जी, तो ऐसे ऐसे सर प्रॉब्लम काफी होती है सर टनलों के अंदर। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है अगर जो कास्ट कटिंग करता है सेफ्टी के मामले में, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है सर। और कास्ट कटिंग सर दो चीजों में करता है। एक तो टनल के अंदर सपोर्ट स्ट्रक्चर लगाने में, जैसे कि अभी रिसेंटली एक सिलक्यारा हादसा हुआ था पिछली दिवाली को जी। उत्तराखंड में ये हुआ था सिलक्यारा हादसा, जिसमें टनल कोलैप्स हो गई थी और 41 लेबर 17 दिन बाद निकाले गए थे। बराबर। और वेंटिलेशन का तो सर कॉन्ट्रैक्टर कास्ट कटिंग हमेशा सेफ्टी आइटम्स और सेफ्टी सपोर्ट में करता है सर। तो इसको कॉन्ट्रैक्टर को कन्विंस करना सर काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस पे ज्यादा प्रेशर बनाते हैं तो ये आपका क्लाइंट के हाई मैनेजमेंट लेवल पे जाता है सर। बराबर। और वहां पे सेफ्टी जो भी सेफ्टी टीम होती है उसकी कंप्लेन ये लोग करते हैं, या तो उनकी जो खुद टीम होती है कॉन्ट्रैक्टर की उसकी भी बात नहीं सुनते हैं। और मैं क्लाइंट साइड से हूँ, मैं भी कितना भी सर लेटर उनको इशू करूँ, एनसीआर दूं, ऑब्जर्वेशन दूं, लेकिन जब ज्यादा प्रेशर हम लोग बनाते हैं तो मैनेजमेंट के पास जाते हैं, हायर मैनेजमेंट के पास जाते हैं। और इसमें सर हम लोग को काफी प्रॉब्लम फेस करना होता है मैं जी। कुछ ऐड करूंगा सुनील जी। प्लीज प्लीज हाँ प्लीज। हाँ सर बिल्कुल। ये आपके मैं भी टनल अंडरग्राउंड टनलिंग में ही काम कर रहा हूँ। शायद आपके वहाँ प्रोजेक्ट पे भी मेरी कंपनी मैक्सिमम से काम कर रही है वहाँ पे। आपका कौन सा, तो आप मैं वो इस समय कौन सा प्रोजेक्ट में है? मैं बिलासपुर में हूँ, हिमाचल में। ठीक है, आप और बिलासपुर में उत्तर हैं वहाँ पे वहां से। उत्तरकाशी में भी 3 पैकेज चल रहा है हमारा ऑलरेडी। मैं आपको हाँ उसका हाँ, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। जी आपका जी मैक्स इंफ्रा मेरे पैकेज 1 में है और पैकेज 7A में है जी जी। तो मैं इसमें ऐड जी। कर रहा था कि हमारे यहाँ तो ऐसा कल्चर है कि अगर कुछ एनसीआर इशूज हो गया है, जैसे आप जी बीएमसी की तरफ से आपने एनसीआर को इशू कर दिया है, तो जी मंथ का जी जो बिल है वो होल्ड हो जाता है जब तक एनसीआर क्लियर नहीं होता तब तक। जी। तो ऐसा वहां पे नहीं है क्या? नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिले कंडीशन में है। जैसे कि आपका ओके। 31 को समाप्त करना था प्रोजेक्ट को, लेकिन अभी कई हाँ, जगह उसका तो एक्सवेशन आइडिया है मुझे वहां पे। मैं बस जी। इसका बात कर रहा था कि अगर हमारे यहाँ ऐसा है कि किसी भी डिपार्टमेंट, सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जी चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सर्वे का हो, जैसे आपने जियोलॉजी का बता रॉक स्टार्टर से रिलेटेड जो बोला, चाहे जी जियोलॉजी का हो, सर्वे का हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का हो,
सिविल का हो, जी मैकेनिकल का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का एनसीआर इशू हो गया क्लाइंट की तरफ से, और जी वो मंथ के बिलिंग टाइम तक अगर एनसीआर क्लोज नहीं हुआ तो बिलिंग होल्ड हो जाएगा। जो भी 50-60 करोड़ का बिल है वो पास नहीं होता है जब तक एनसीआर हम क्लोज नहीं करते हैं। नहीं देखिए क्या है ना कि आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है वो पॉलिसी के अनुसार चलते हैं। जैसे बिलासपुर में ऐसी पॉलिसी नहीं है, वहां पे है कि आपका सब कुछ कंप्लायंस आपकी करने के क्लाइंट बाद से आपको आरबीएनएल है ना? सिग्नेचर करना है। आपकी और क्लाइंट यहाँ आरबीएनएल है ना वहाँ पे? हाँ आरविनल है, और यहाँ पे पॉलिसी तो ये है हमारा कि भी तो आपका आरबीएनएल है तो। हाँ हाँ तो वो सीपीएम पे डिपेंड करता है ना, ओके ओके, जो हाँ। सीपीएम होते हैं उन नहीं, पे आप डिपेंड करना है। कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट है ना उस पे बिलिंग सीपीएम पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे आप एक बार देखिएगा, मे भी प्रोविजन है इसका। नहीं प्रोविजन है, लेकिन सीपी क्या होता है ना, एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट चलते कॉन्ट्रैक्टर रहते में हैं हूँ, तो मैक्स इंफ्रा कॉन्ट्रैक्टर है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रोविजन है ऐसा उसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ही है कि अगर बिल नहीं होता है, कुछ एनसीआर क्लियर नहीं हुआ, तो बिल होल्ड हो गया, चाहे हाँ कोई भी ऐसा बोलेगा वो क्लियर नहीं होगा। हाँ ऐसा ऐसा प्रोविजन है। तो प्रोजेक्ट जब चलते रहते हैं ना, कंस्ट्रक्शन स्टेज में रहते हैं, तो बीच में पॉलिसी आती रहती है। और यहाँ पे ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट में क्या है कि आपका जो बिल रेज करेंगे वो आपका 75% रिलीज हो जाएगा, और 25% कंप्लायंस के बाद होगा। जी यहाँ जी, पे ये सिचुएशन है। मैं भी इसलिए सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा और वहाँ अच्छा, पे ठीक है। सेफ्टी का बिलिंग नहीं होता अलग से? नहीं, हम्म। सेफ्टी का बिलिंग यहाँ पे नहीं है, सेफ्टी सब इंक्लूड है एक्सवेशन में। तो फिर इसलिए सिर्फ चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। इन्वायरमेंट की बिलिंग होती है। जी जी। मतलब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दे गाइस, मनी इज अ मोटिवेशन, ठीक है। अगर आप पैसा रोकोगे या फिर बिलिंग रोकोगे, अब अभी आप जी तो क्लाइंट साइड से ही हो, तो यहाँ पर जी चांसेस है कि वहां पर वो कंप्लाई वगैरह हो जाए, ठीक है। बाकी के जी अदर टैक्टिक्स भी है। और कोई शेयर करना चाहेगा? वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। अगर आप कुछ शेयर करना चाहोगे तो आप शेयर कर सकते हो उसमें। और प्रोसेस इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस आ रहा है? गणेश जी बोलिए, गणेश गिरा से। सर एक्चुअली मैं अहमदाबाद में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, वहाँ पे हाँ मेरा एक हाँ। कलीग के साथ एक हादसा हुआ था। तो ओके। सर हादसा, आवाज आ रही है सर? यस यस, क्लियर। सर तो उसमें क्या होता कि सेफ्टी वाला जो बंदा था ना, दो आदमी मतलब फॉल हो गए थे, तो एक फैटल हो गया था। तो फैटल हो गया था तो सेफ्टी वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था। तो ऐसा कोई हम सेफ्टी मतलब सेफ्टी वाला बलि बनता है, तो उसके लिए ऐसा कुछ है कि हम वहां पे बच सकते हैं? ऐसा क्या है, सेफ्टी वाला ही क्यों बलि बनता है सर? मैं इसमें देखो, ऐड करूंगा सर प्लीज प्लीज बोलिए। कि सर अभी एक लॉ आया था, पिछले साल आया था, कि पहले था ये कि कुछ भी होता था तो सेफ्टी वालों को जेल जाना पड़ता था। बट 1-1.5 साल पहले एक लॉ आया था, मेरे को उतना क्लियर याद नहीं है, कि अगर साइट पे कुछ भी होता है तो उसका होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट के जीएम या प्रोजेक्ट मैनेजर ही होगा, उसमें सेफ्टी वालों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अगर आपके साथ पास कोई एविडेंस है, आपने कुछ करेक्ट किया है उसको, तो जहां करेक्ट तक मुझे करेक्ट। याद आ रहा है कि ऐसा लॉ आया था इंडियन गवर्नमेंट का। रिजो जी बोलिए। लेकिन अपन अपना पार्ट करना चाहिए। जैसे कि एक इधर भी एक इंसिडेंस हुआ था, उसमें इन्वेस्टिगेशन आया था कि देखो सेफ्टी ओरिएंटेशन होना चाहिए उसमें मेनली। ओके, ये मेन पार्ट है। टीबीटी होना चाहिए, सेफ्टी पार्ट से जो होना चाहिए, लाइक वो सब अपन को कवर करना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, ये सब है ना। इन्वेस्टिगेशन के टाइम में अपना पार्ट करेगा तो अपन बच सकते हैं। तो ये बेसिक चीज नहीं करेगा ना, तो फिर उसमें अपन प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट कोने वाले से एक मतलब कोने वाले का एक इंसिडेंस हुआ था, उसमें एक फैटेलिटी हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन टीम आया था, उसमें ये बेसिक चीज मांगा था, डॉक्यूमेंटेशन मांगा था, ओरिएंटेशन है, जैसे कि टीबीटी है, ट्रेनिंग है। तो ये 3-4 चीज बेसिक चीज करेगा तो फिर मीन सेफ्टी वाला लाइक 90%। बाकी वो बिहेवियर बेस, उसका बिहेवियर के ऊपर, अभी वो बिहेवियर वो नहीं इंप्रूव किया तो फिर वो उनका 100% फॉल्ट होगा। ठीक है। सबसे पहले पेपर वर्क आप ट्रेनिंग दो, जो भी लो, पेपर वर्क ज्यादा से ज्यादा रखना, मेंटेन करना, मेलबाजी करना। एक कॉपी आपके यस पर्सनल सर, मेल यस। पर भी ले लेना, ठीक है। तो ये भी चीजें है, बीसीसी में चाहे आपको रखना, पर्सनल मेल पर एक कॉपी रखना, क्योंकि कोर्ट केस के बाद आपका मेल का एक्सेस भी चला जाता है कंपनी का रहता है। तो एक बीसीसी में आपका, बीसीसी मतलब आपको पता है ना, आप जैसे सीसी में रखते हो तो बीसीसी में भी रख ठीक। देना खुद का पर्सनल मेल। तो एक ऐसे छोटा ट्रिक है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी लॉ भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद की जान बचाओ सबसे पहले। तो मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ कि जब आप परमिट पर साइन करते हो तो सेफ्टी वाले को साइन नहीं करना नहीं चाहिए। तो ये काम जो भी है प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर इंडस्ट्री में जो भी एचओडी वगैरह जो होता है उनका रहता है। अभी
नया जो भी इंडिया स्टैंडर्ड आया है, अगर आप देखोगे परमिट पर 2023 में, तो सेफ्टी वाले को साइन ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट वो है जिसने परमिट साइन किया है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें जिम्मेदारी से भागना नहीं है गाइस, ठीक है। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि पेपर वहां पर बोलते हैं। आप कितना भी चिल्लाए ना, कुछ जरूरत नहीं, कुछ फायदा नहीं है। मेल का रिकॉर्ड रखना, दूसरा पेपर वर्क रखना, अटेंडेंस रखना, साइन स्टैंप रखना, फोटोज वगैरह लेके रखना। और फोटोज भी वहां पर वो जियो लोकेशंस रहता है, वो टाइम वगैरह तो उसके साथ लेके रखना। और इसका एक कॉपी अपने पास जमा रखना, ठीक है। मैनेजमेंट सपोर्ट करे ना करे, खुद की जो भी है अपने साइड से क्लियर होना चाहिए। और ज्यादा ये करने की जरूरत है अभी लॉ, क्योंकि सेफ्टी एज ए एडवाइजरी रोल रहता है, याद रखना, ठीक है। वो एग्जीक्यूशन तो मैनेजमेंट को ही करना है। तो डोंट वरी, अपना काम खुद करना, बस उसका रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं मत करना कि टीबीटी दे दिया बात खत्म। हाँ, उसका रिकॉर्ड तो रखो, टीबीटी लिया है नहीं लिया है, प्रूफ रखना चाहिए। ओके। तो एक्चुअली उसमें एक चीज ऐसा भी हुआ था कि दो फॉल जो हुए थे, दो आदमी हुए थे, एक ऑन द स्पॉट फैटल हुआ था और दूसरा ओके। हॉस्पिटल गया था। तो पुलिस ने क्या किया था कि उसका स्टेटमेंट लिखा था। एक जो वर्कर्स था वो तो यूपी का था और पुलिस ओके। ने गुजराती में लिखा था। जो क्या अच्छा। पता वो बंदे को भी नहीं पता और उसने साइन करवा लिया था उसमें वर्कर्स हाँ, का, कभी भी ताकि जब पुलिस आप का शायद वो पैसे का कुछ लेना देना होगा उसके लिए किया, पता नहीं। ठीक है, तो जब भी आप साइन करोगे बहुत ध्यान से करना, नहीं सर, पूरा वर्कर चीज नहीं किया रीड सर। जो करके। स्टेटमेंट लिया ना वर्क जो मतलब जो चोट लगी थी ना, जो वर्कर जो बचा था, ठीक है, तो उसने किया था, वर्कर ठीक का है। पूरा साइन किया था। और बहुत बार मैं देखता हूँ सेफ्टी वाले की गलती नहीं रहता यार, 90% तो अनसेफ एक्ट ही रहते हैं वहां पर, ठीक है। जो भी इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट मैंने देखे हैं, ठीक है। तो जी अनसेफ कंडीशन हार्डली कोई रहता है, और वो भी रहता है तो वो ऑब्वियसली मैनेजमेंट साइड से रहता है जो भी लेकिन मेल करके रखना, सेफ रहोगे आप। जी। मेल करके रखना, मेल बहुत ज्यादा काम आते हैं, पेपर वर्क बहुत ज्यादा काम आते हैं। और मैंने जो ट्रिक बताया ना कि अपना पर्सनल मेल पर भी एक एक कॉपी सेंड करते रहना। ठीक है गाइस, दिस इज फॉर टुडे। बाकी किसको कुछ कहना है? सुखविंदर जी बोलिए। सर मैं सुन रहा था, काफी अच्छी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था। यस। मैं भी यही बताना चाहूंगा। अभी क्लाइंट क्या है ना, यहाँ पे इंडिया में क्या है ना, करने को हम कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, बट मैंने एक चीज नोटिस की है और जिसको मैं पकड़ के ना अभी तक अपने फील्ड में सक्सेस जो भी ले रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ। हाँ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी भी करेक्ट एम्प्लॉयर के करेक्ट, साथ, एग्रीमेंट। सबसे एग्रीमेंट पहले वही बराबर। पकड़ता हूँ कि हमारी मैनेजमेंट यस। ने साइन क्या किया है। यस। तो उसमें अगर हमने एग्री किया है कि हम ये फैसिलिटी देंगे, ये सेफ्टी के पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे, जा दो तो फिर। जी, बराबर। मेरा सहमत, अगर सब कहीं पे भी सहमत, कोई पॉइंट सब सहमत है। फंसता है ना, डायरेक्ट मैं उस रेफरेंस को लेके ना टॉप मैनेजमेंट तक मेल करता हूँ कि आपने ये एग्री किया है, आपको ये फॉलो करना है। और मैंने ये देखा है कि कितना भी पैसा हो, अगर क्लाइंट का कोई मेजर विजिट होता है, रातों रात चेंज हो जाता है, तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि अगर आपको रातों रात चेंज कर सकते हो, उसको सस्टेन क्यों नहीं कर सकते हम लोग। हम उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें और हमेशा ऐसे चलें, ताकि हमें एक दिन के लिए फिर ये सारी जल्दबाजी में ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सस्टेन करना होगा। और कोई भी अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी पॉइंट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता हूँ, अपने जो भी एक्ट हैं उससे रिलेट करके डायरेक्ट मेल करते रहो, तो प्रोजेक्ट मैनेजर है या सीनियर मैनेजमेंट है, उसको इजिली अडॉप्ट करती है। मेरा तो यही मानना है। सही है। जो भी अभी मैं टेनल में वही एग्जांपल देने वाला था कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉपी रहेगा, उसमें ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है क्लाइंट का या कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो उसका रेफरेंस दीजिए, क्योंकि रेफरेंस जब आप दोगे ना, तो सामने वाले को पता चल जाता है यार ये बहुत ही R&D करके भेज रहा है। अगर हमने साइन किया है तो ऑब्वियसली हमें ये करना ही पड़ेगा। और जितना ज्यादा, जैसे हम ऑडिट में रेफरेंस देते हैं बहुत सारे इंडियन स्टैंडर्ड का, उसके क्लॉज का निकाल के, एक्ट का निकाल के, तो क्लाइंट भी बोलता है कि यार हाँ नॉन कंप्लायंसेस है। और जब हमारा रिपोर्ट जाता है ना, तो वो बोलते कि यार ये तो हमें पहली बार पता चला है कि दिस लॉ और दिस एक्ट एप्लीकेबल टू अस ऑल्सो। तो वो भी एक नया उनको सीखने को मिलता है। और जितने भी ऑडिट हुआ है हमारे क्लाइंट्स के, उन्होंने सेटिस्फाइड ही ये दिया है, फीडबैक दिया है। कभी भी किसी ने ऐसा नापसंद नहीं किया है, तो वो बोले कि थैंक यू, यू केम एंड यू जस्ट लेट अस नो दैट, इतने सारे भी इंसाइटफुल उनको मिलते हैं। और कभी कभी हम अगर इंडिया स्टैंडर्ड में या नहीं मिले, तो फिर अदर
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी उनको ये देते हैं, लेकिन वो एक एज अ रिकमेंडेशन देते हैं, एज अ ऑब्लिगेटरी या नॉन कंप्लायंस नहीं, कि आप यहाँ पर स्कोप है इम्प्रूवमेंट में, आप ये भी रेफर करा सकते हो। गणेश जी बोलिए। मेरा एक छोटा सा सर रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि यहाँ पे सारी एचएस टीम है, तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट भी होना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा इमोशन में ना रहें। कई बार होती है कि रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर से, इंजीनियर से, बट हमें भी थोड़ा स्मार्ट रह के अपने काम को अच्छे से करना चाहिए तरीके से, ताकि हम कभी भी फंसे ना। मैं तो ये ऑफ एडवाइस कोर्स, करता हूँ। ऑफ कोर्स ये तो मस्ट है गाइस। आप भी कभी भी आपका एसओपी ब्रेक मत करना, कुछ भी चीजें कॉम्प्रोमाइज मत करना, शायद वो मूवमेंट एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो कभी भी ये मत करना। यस, किसको कुछ ऐड करना है? क्योंकि लास्ट बैच में एक बंदा मिला था मुझे, उस पर एफआईआर हुआ था, मतलब गलती से उसका नाम पुलिस वालों ने एफआईआर में डाल दिया था, तो लगभग 1.5-2 साल उसको लगे, वो पुलिस के स्टेशन के चक्कर मारे, तो फिर 1-2 साल बाद उसका ये हुआ था, उस एफआईआर में से नाम निकला था, ठीक है। आजकल तो ऐसे कंसर्न्स कम हो चुके, बहुत सारे रेफरेंस मिल जाते हैं, तो पुलिस भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी है उनको ही पकड़ती है, और कोर्ट भी वर्क परमिट ही देखता है गाइज, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ही देखता है, बाकी कुछ नहीं। आप कितना भी चिल्लाओगे कोई काम नहीं है। मैंने देखा है कोर्ट कचहरी 95% सब डॉक्यूमेंटेशन का काम है। हियरिंग या आर्गुमेंट हार्डली 2 से 3% होती है, ठीक है। जो फिल्मों में दिखाते हैं कि पूरा तारीख पे तारीख चल रहा है, ये चल रहा है, आर्गुमेंट दिखा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा दिखाते हैं, एक्चुअली उतना होता ही नहीं है एग्रीमेंट, ठीक है, उतना आर्गुमेंट नहीं होता है, 5% या 2-3% ही आर्गुमेंट होता है, ठीक है। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं वो आउट ऑफ कोर्ट ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का नाम निकला है आपके इसमें, नहीं वो एक्ट एडीएस में। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो आप पढ़िए वो एक्ट, उसके बुक परचेस कीजिए, ऑनलाइन वगैरह डाउनलोड करके मत पढ़िए, उसमें कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो जो भी आप एक्ट पढ़ना चाहते हो दोस्तों, वो बुक मंगाइए, लेटेस्ट एडिशन मंगाइए 2025 2024 का, और उसको पढ़ डालिए, ठीक है। ऐसा ही करिएगा आप, या किसके पास हो वो तो मंगा लीजिए, 1-2 साल पुराना होगा तो चलेगा, लेकिन ट्राई कीजिए अपडेटेड लेने का। यस, किसी को कुछ कहना है? अभी रेज हैंड किया था। ठीक है, तो वंस अगेन आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल भी लेक्चर रहेगा, व्हाट्सएप पर मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा उसके रिगार्डिंग, और फिर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, और हो सके तो एक आधा टॉपिक भी ले लेंगे उसका, ठीक है। ओके, हैव गुड नाइट, टेक केयर, बाय, एंड थैंक्स फॉर लिसन टू मी वेरी पेशेंटली। बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर सर। ओके, गुड बाय नाइट। सर। बाय, और नए साल की अगेन शुभकामनाएं आप सभी को। ओके सर, बाय। बाय। हाँ, काय म्हणत होता?